a group चीनी सैन्य विमानों का एक समूह सबिया को विमानभेदी मिसाइलें वितरित की। सबिया चीनी हथियार क्यों खरीद रहा है? क्या इसका मतलब यूरोप में एक और युद्ध हो सकता है? बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं शैली झांग हूँ, क्रिस चैपल के लिए भर रहा हूँ, जो ग्लोबल टाइम्स को पढ़ने में व्यस्त है। पिछले हफ्ते चीन ने सबिया को मिसाइलों की अर्धगुप्त डिलीवरी की। मुझे लगता है कि यह केवल अर्धगुप्त था क्योंकि ट्विटर पर उड़ानों को ट्रैक करने वाले लोगों ने सबिया के लिए उड़ान भरने वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के 6 मालवाहक विमानों को देखा, और अन्य ने सबिया में मालवाहक विमानों के उतरने की तस्वीरें पोस्ट की। और फिर क्रिस के पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मालवाहक विमानों और चीन की रणनीतिक परिवहन क्षमताओं के बारे में एक शानदार लेख लिखा। ठीक है, सबसे पहले यह अर्धगुप्त भी नहीं लगता है। यह बिल्कुल भी गुप्त नहीं है। और दूसरी बात, ग्लोबल टाइम्स के इन लेखकों ने वास्तव में यहाँ छोटे स्ट्रॉ को आकर्षित किया है। मेरा मतलब है, उनके साथी प्रचारकों को भयानक कहानियाँ लिखने को मिलती हैं कि कैसे अमेरिका दुनिया भर में जैविक जहर फैलाता है, जबकि यह शीत युद्ध के षड्यंत्रकर्ता या वैम्पायर की तरह काम करता है। ग्लोबल टाइम्स निश्चित रूप से शब्दों के साथ एक तरीका है। इस बीच ये लोग चीन के सैन्य मालवाहक विमानों को शांत करने की कोशिश में फंस गए हैं। वे कार्गो विमान क्षमताएं पूरी तरह से रणनीतिक हैं, हाँ, बहुत परिवहनीय हैं। लेकिन हर कोई प्रतिष्ठित अमेरिका को कोसने वाली ताल पर नहीं हो सकता। यह कुछ भी बुरी तरह से फोटोशॉप करने के लिए कौशल लेता है। गंभीरता से, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, जब तक यह उन छिपे हुए ऑब्जेक्ट आईफोन गेम्स में से एक नहीं है। अरे, मुझे दूरबीन मिल गई। लेकिन वापस चीन और सबिया में, इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा मालवाहक विमानों के बारे में नहीं है। यह मालवाहक विमानों में क्या था इसके बारे में है। वे कथित तौर पर सबियाई सेना के लिए HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ले जा रहे थे। HQ-22 एक चीनी विमान भेदी मिसाइल प्रणाली है। निर्यात संस्करण, जिसे सबिया ने खरीदा था, को FK-3 के रूप में भी जाना जाता है। चीनी मिसाइल प्रणाली की व्यापक रूप से अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की तुलना की गई है, हालांकि इसकी सीमा अधिक उन्नत S-300 से कम है। इन चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला सबिया पहला यूरोपीय देश होगा, और यह काफ़ी विवादास्पद है। 2020 में वापस अमेरिका ने सबिया को चेतावनी दी कि इन चीनी मिसाइलों को खरीदने से यूरोपीय संघ में शामिल होने के उनके प्रयास को खतरा हो सकता है। आप देखिए, सबिया अब 1 दशक से अधिक समय से यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है। वे 2012 से यूरोपीय संघ के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, लेकिन वे जल्द से जल्द 2025 में प्रवेश कर सकते हैं। यह अब तक का सबसे लंबा जॉब इंटरव्यू जैसा है, और सबिया बिल्कुल उड़ने वाले रंगों से नहीं गुजर रहा है। इसलिए जब खबर आई कि सबिया इन चीनी मिसाइलों को खरीदने की सोच रही है, तो अमेरिकी दूतावास ने सबिया को चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने की चेतावनी दी। अमेरिका ने यह भी कहा कि उनके खरीद निर्णय अधिक से अधिक यूरोपीय एकीकरण के सबिया के घोषित नीति लक्ष्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए, और सुझाव दिया कि सबिया इसके बजाय गैर सत्तावादी देशों से खरीदारी करे। ये आम तौर पर अच्छी सलाह है, लेकिन सबियाई सरकार ने उस सलाह के बारे में भी वैसा ही किया जैसा आपने तब किया था जब आपके दोस्तों ने आपसे कहा था कि आप अपने पूर्व को डायल न करें। उन्होंने चीनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खरीदी, जैसे आपने नशे में अपने पूर्व को डायल किया, और 2 साल बाद चीनी सेना ने उन मिसाइलों को वितरित किया जिसे एक सबियाई सैन्य विश्लेषक ने बल का प्रदर्शन कहा था। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन ने पुष्टि की है कि उन्होंने सप्ताहांत में सबिया को नियमित सैन्य आपूर्ति दी। विमान भेदी मिसाइलों को नियमित सैन्य आपूर्ति के रूप में गिना जाता है ना? मेरा मतलब है, अनियमित सैन्य आपूर्ति क्या है? बदबूदार माकर। जबकि सबिया इन FK-3 मिसाइलों को प्राप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश होगा, वे अन्य चीनी सैन्य हार्डवेयर भी खरीद रहे हैं, जिसमें 2020 में मिसाइल से लैस चीनी ड्रोन भी शामिल हैं। सबिया भी सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन रूस अभी थोड़ा व्यस्त है। इसलिए यह जानकर अच्छा लगा कि सबिया के पास एक और सत्तावादी शासन है जिस पर निर्भर रहना है, और सबिया वर्षों से चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है।
यह यूरोप में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बड़ा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड ने सबिया में अरबों का निवेश और बुनियादी ढांचा ऋण लाया है। लेकिन बेल्ट एंड रोड ने सबिया को भी ला दिया है, और अगर आपने इसे पहले सुना है तो गंभीर पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संसाधन निष्कर्षण और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर बढ़ती निर्भरता मुझे रोक दें। सबिया चीन से पर्यावरणीय रूप से हानिकारक आर्थिक परियोजनाओं का आयात कर रहा है, जबकि राजनीति के चीनी मॉडल को भी अपना रहा है, जिसमें आर्थिक विकास और सत्ता में बने रहने के लिए अभिजात वर्ग पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का त्याग करता है। 2019 में वापस सबियाई अधिकारियों ने चेहरे की पहचान वाले कैमरों सहित बहुत सारे हुआवेई उपकरण खरीदे। सबियाई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए चेहरे की पहचान करने वाले इन कैमरों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। चीन पर सबिया की निर्भरता भी उसके लिए यूरोपीय संघ में शामिल होना कठिन बना रही है। यूरोपीय संसद ने सबिया में चीनी आर्थिक परियोजनाओं के बारे में भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें पर्यावरण के आधार पर सबिया के यूरोपीय संघ की सदस्यता की राह में एक और बाधा शामिल है। लेकिन सबिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक बहुत चिंतित नहीं हैं। वुसिक ने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल चीन पर ही बिताया। उन्होंने बीजिंग की यात्रा की और 2017 में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की, और 2018 में, और 2019 में, और इस साल की शुरुआत में बीजिंग ओलंपिक के लिए। आप इसे 2022 बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने नीली टाई पहनी हुई है। पिछले साल वुसिक सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की एक तस्वीर में सिनोफार्म वैक्सीन का एक शॉट लेते हुए दिखाई दिया था। यह पहली बार नहीं है जब वुसिक ने चीन की कोविड सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। यहाँ वो 2020 में चीनी चिकित्सा आपूर्ति का एक शिपमेंट प्राप्त कर रहा है, और चीनी झंडे को चूमते हुए वो यार गलत जगह पर प्यार ढूंढ रहा है। इस महीने की शुरुआत में वुसिक ने भारी जीत के साथ फिर से चुनाव जीता, कुछ ऐसा जिसे लेकर चीनी शासन काफ़ी खुश है, क्योंकि वुसिक के दूसरे कार्यकाल में बहुत अधिक चीनी ध्वज चुंबन होने जा रहे हैं। विशेष रूप से रूस की पूरी तरह से निंदा न करने के लिए सबिया को पश्चिम से अधिक झटका लगता है। चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाना एक सुरक्षित विकल्प की तरह लगता है। वुसिक पहले ही साल के अंत तक चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा कर चुका है। लेकिन सबिया में चीन की दिलचस्पी सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, यह नाटो के बारे में भी है। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। सबिया और चीन दशकों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं। कुछ मायनों में यह सभी तरह से 90 के दशक में वापस चला जाता है। 90 का दशक याद है? सुपर निंटेंडो बेनी शिशुओं, सबिया सहित पूर्व यूगोस्लाविया में एक दशक का युद्ध। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाटो से नफरत करती है। वाकई सच में नफरत करता है। नाटो एक के लिए नाटो ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती कहा है, और चीनी शासन निश्चित रूप से नहीं चाहता कि दुनिया के उन हिस्सों में नाटो का विस्तार हो जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, मध्य और पूर्वी यूरोप सहित, और खासकर एशिया। और जैसा कि आप चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया से देख सकते हैं, चीनी शासन नाटो को संयुक्त राज्य की कठपुतली भी मानता है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। 90 के दशक के उत्तरार्ध में कोसोवो में युद्ध के कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी नाटो से नफरत करती है। नाटो ने उस युद्ध में पूर्व संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया, अब सबिया में हवाई हमलों के साथ हस्तक्षेप किया। मई 1999 में उन हवाई हमलों में से एक ने बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर हमला किया, जिसमें 3 चीनी पत्रकार मारे गए। नाटो के अनुसार यह एक दुखद गलती थी। अमेरिकी सरकार, जिसने बमबारी का समन्वय किया, ने कहा कि इसका मतलब यूगोस्लाव सैन्य लक्ष्य को मारना था जो उसी सड़क पर था। राष्ट्रपति क्लिंटन ने व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगी, और अमेरिका ने चीनी सरकार और बमबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में लाखों का भुगतान किया। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह नहीं माना कि यह एक दुर्घटना थी। चीनी अधिकारियों का कहना है कि बमबारी जानबूझकर की गई थी, और जब भी वे नाटो में परेशान होते हैं तो वे इसे सामने लाते हैं। फरवरी में वापस चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयंग यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर चीन की स्थिति का बचाव कर रही थी। उसने कहा कि दूतावास पर बमबारी के लिए नाटो पर अभी भी चीनी लोगों का खून का कर्ज है। उस बमबारी ने निश्चित रूप से सबिया और चीन को एक दूसरे के करीब ला दिया। लेकिन सबिया और चीन में कुछ और भी समान है, जिसे वे एक अलग प्रांत मानते हैं। 2008 में वापस कोसोवो ने सबिया से स्वतंत्रता की घोषणा की।
यह वर्तमान में अधिकांश पश्चिम सहित 90 से अधिक अन्य देशों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। सर्बिया कोसोवो को मान्यता नहीं देता है। न रूस न चीन। चीन स्पष्ट रूप से कोसोवो और ताइवान के बीच समानताएं देखता है। सर्बिया ने चीन से कोसोवो के लिए मदद मांगी है और कुछ मायनों में सर्बिया की कोसोवो रणनीति चीन की बयानबाजी के समान लगती है। जैसे जब राष्ट्रपति वूसिक ने नाटो में शामिल होने की कोसोवो की इच्छा के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया। मैं यह अनुमान लगाने जा रहा हूं कि यही कारण नहीं है कि एक छोटा देश बड़े देशों के गठबंधन में शामिल होना चाहता है ताकि इसे दूसरे देश से बचाया जा सके जिसके साथ पहले से ही युद्ध हो चुका है। सर्बिया भी कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता देना बंद करने के लिए देशों पर दबाव बना रहा है, जैसा कि चीन ताइवान को मान्यता देने वाले देशों के साथ कर रहा है, और उन्हें कुछ सफलता मिली है। लेकिन कोसोवो की स्थिति पश्चिमी देशों को रूस और चीन द्वारा सर्बिया को हथियारों की आपूर्ति करने से भी परेशान कर रही है। पश्चिम में डर है कि रूस और चीन द्वारा सर्बिया के हथियार बाल्कन देश को एक और युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, खासकर कोसोवो के अपने पूर्व प्रांत के खिलाफ। आइए आशा करते हैं कि 90 के दशक की प्रवृत्ति वापसी नहीं करती है। लेकिन एक बात पक्की है, अब जब सर्बिया और चीन और भी अधिक मिल रहे हैं तो बहुत अधिक फ्लैग किस करने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर मैं शैली झांग हूँ, क्रिस के लिए भर रहा हूँ। चाइना अनसेंसर्ड के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।